सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। लाहौर से मैं आपके साथ बराह रास्त हूँ। आप मुझे सुनते हैं हर मंगल और हर जुमे की शब को रात 12 से 2 बजे। आज भी मैं आपके पास हाजिर हूँ अपना एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके। मैं सोच रहा था कि इसको खूबसूरत कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें इसको खूबसूरत प्रोग्राम कह ही देते हैं, क्योंकि ऐसा मैं कहूँ या ना कहूँ, अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा होता है। तो आपकी बात की लाज रखते हुए आज हम इस खूबसूरत प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो के आप हमें अपने दिल की बात कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। कोई जवाब हो वो देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो भी आके यहाँ पे बता सकते हैं। गो के दिल की बात कर सकते हैं। हम आपके दिल की बात को दिल से सुनने की कोशिश करेंगे। और अक्सर दिल की बातें बड़ी जुनूनी सी होती हैं, बड़ा हिजान होता है बाज़ औक़ात उनमें। हम सोचते हैं कि ये बात करें कि ना करें। इसी हवाले से तो फराज साहब कहते हैं कि 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ, जो भी कहना चाहें आप यहाँ पे आके हमारे साथ वो बात कीजिए। हम भी आपके साथ बात करेंगे, और हमसे अगर कोई बात करे, हमें बातों में लगाए, तो हम अक्सर बातों में आ भी जाते हैं। मुझसे बातें करके देखो, मैं बातों में आ जाता हूँ। तो आइएगा, बात कीजिएगा। बातचीत के सिलसिले 2 बजे तक आपके और हमारे कायम व दायम रहेंगे। और आप मैसेज करना जानते हैं, आप हमें कॉल करना जानते हैं, आप हमें फ़ेसबुक पे राब्ता करना जानते हैं। ऑलरेडी आपको मालूम है कि किस तरह से आपने राब्ता करना है। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ देर सुनिएगा, हो सकता है आपका प्रोग्राम अच्छा लगे, और अगर ठीक ना लगे तो आप इस्लाह भी कर सकते हैं। हम आपकी तामीरी इस्लाह को भी ज़रूर कबूल करेंगे। अगर आप कोई राय देना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, बहरहाल दिल की कोई भी बात आप करना चाहें तो आप हमारे इस प्रोग्राम में आके कर सकते हैं। 04211000101 पे आपकी हम कॉल्स लेंगे। 042 का कोड ज़रूर डायल कीजिएगा, क्योंकि हम लाहौर से लाइव हैं। तो आप आइएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद हम लाइव कॉल्स का सिलसिला भी लेंगे। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर। आपको हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। यहाँ पे आके आप प्रोग्राम की ऑफिशियल पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई भी कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल से अगर मैसेज हमें भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। टाइप कीजिएगा 101 101 लिखिएगा, स्पेस दे के अपना नाम लिखिएगा, स्पेस दे के अपना जो भी मैसेज है उसको लिखिएगा और भेज दीजिएगा 4471 पे। 4471 पे आप हमें मैसेज करेंगे। आपका मैसेज जैसे ही हमें यहाँ पे मिलता है उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। कभी कभी कुछ लोगों को देख के मुझे बड़ी हैरत होती है।
कुछ लोगों को मुझे देख के हैरत होती है, कुछ लोगों को देख के बाज़-औक़ात तरस आता है और कुछ को देख के मुझे यूँ महसूस होता है कि हाँ, ठीक हो रहा है इनके साथ। ये वो लोग होते हैं कहते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। इंसान वो ख़लक़ है, वो मखलूक है जो कि बाकी तमाम इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम से अशरफ है, उन तमाम से अफ़ज़ल है। उस पे बरतरी है इसको, और इसकी बरतरी की जो बुनियाद है वो क्या है भला? इंसान को बरतरी इसलिए हासिल है क्योंकि ये सोच सकता है, ये समझ सकता है, ये अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकता है, ये ध्यान लगा सकता है, ये प्लानिंग कर सकता है। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें भी अक्ल रखी गई है, लेकिन वो अक्ल के इस दर्जे तक नहीं है। वो अक्ल की बड़ी ही बुनियादी जो सिफ़ात होती हैं, जो अक्ल की बहुत बुनियादी सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ उस हद तक महदूद होते हैं कि वो उठते हैं, खाते पीते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं और अपनी एक महदूद सी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके यहाँ अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनके यहाँ गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो लंबी चौड़ी प्लानिंग्स नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा अकल नहीं लड़ाते। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एज़ इट इज़ ही यूज़ करते हैं। वो कोई भी चीज़ खुद से नहीं बना सकते, तख्लीक कर सकते, लेकिन इंसान को ये सलाहियत दी गई है जिसकी बुनियाद पे उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया कि ये सोचता है, समझता है। और इंसान बुनियादी तौर पे जब पैदा होता है तो एक बुनियादी सिफ़त लेके पैदा होता है जिसको अच्छाई और बुराई की कैटेगरी में हम अगर फॉल करें तो हम कह सकते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पे अगर वो किसी दीन को ना मानता हो, किसी मज़हब को ना मानता हो, किसी कानून को ना मानता हो, तो भी उसको समझ आती है, वो इतनी सेंस ज़रूर रखता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। उसको मोरालिटी की सेंस होती है, उसको तमीज़ होती है रिश्तों की। कुछ बुनियादी चीज़ें वो बाय बर्थ लेके पैदा होता है। ये इंसान की जबिल्लत है, ये खसूसियत है, ये ख़ासियत है कि इंसान के अंदर मोरालिटी रखी गई है, बुनियादी तमीज़ रखी गई है अच्छाई और बुराई की। फिर वो सोचता है, गौर व फ़िक्र करता है और फिर अपनी मुश्किलात के हिसाब से आसानियों को तरतीब देता है, आसानियों को पैदा करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरतें जानवरों को भी होती हैं, हैवानों को भी होती हैं, लेकिन इंसान जो है जब अपनी ज़रूरतों को देखता है तो फिर उसके मुताबिक कुछ ना कुछ वो प्लान करता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद करता है या किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ईज़ में करने के लिए, आसानी में करने के लिए कुछ ना कुछ वो सद्दे-बाब करता है। कभी-कभी नाकाम हो जाता है, अक्सर कामयाब भी हो जाता है, लेकिन ये जद्दोजहद मुसलसल चलती रहती है। आज इस दुनिया में जितनी भी तरक्की है, जितनी भी ग्रोथ है, हम देखते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ आपको जो है बहुत सारी आसाइशें, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको हम ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, जो सरासर आसाइशें हैं, आसानियाँ हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इंसान की इजादात है। वो कहीं ना कहीं इंसान की अक्ल की मरहूने मिन्नत है। अगर ये अक्ल ना होती तो शायद ये तमाम आसाइशें, ये तमाम चीज़ें, जानवर भी इन सब चीज़ों से महजूज़ हो रहे होते, लेकिन इंसान इस कदर तेज़ तर्रार है, इतना आकिल है, अक्लमंद है कि उसने उस जानवर को पिंजरे में कैद करके अपनी तफरीह का सामान तक बना लिया है। बहरहाल इंसान एक बड़ी आला, बड़ी एक अरफा
और एक अशरफ मखलूक है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ, हैरान होता हूँ कुछ लोगों को देख के। बावजूद अक्ल रखने के, बावजूद वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सही सलामत होते हैं, लेकिन मुझे हैरत तब होती है कि उनकी ज़िंदगी उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती। वो जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो सरासर किसी ना किसी के ताबे गुजार रहे होते हैं, किसी ना किसी के कंट्रोल्ड में गुजार रहे होते हैं। वो ज़िंदगी के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े फ़ैसले हों और उनकी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हों, वो खुद नहीं ले पा रहे होते या उनको लेने नहीं दिया जा रहा होता। मैंने शुरू में कहा कि ऐसे लोगों को मुझे देख के बाज़-औक़ात हैरत होती है, बाज़-औक़ात ताज्जुब होता है, कुछ लोगों पे तरस आता है और कुछ लोगों को मैं सोच के देख के ये भी सोचता हूँ कि हाँ यार, इनके साथ अच्छा हो रहा है। हैरत मुझे उन लोगों पे होती है जो कि ये एबिलिटी रखते हैं कि वो खुद मुख्तार हो सकें, वो आज़ादी को, वो फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी के अंडर कंट्रोल होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं और अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे फ़ैसले भी दूसरों की मर्ज़ियों से ले रहे होते हैं। उनको देख के मुझे बड़ी हैरत होती है, तरस भी आता है। वो अपनी मर्ज़ी से सफ़र नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्यों? कि शायद उनको इजाज़त नहीं मिल रही। किससे इजाज़त नहीं मिल रही? जिसके अंडर वो हैं, चाहे वो उनका कोई भी हो। वो सफ़र नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी का खा पी नहीं सकते, वो अपनी मर्ज़ी से सोच नहीं सकते, वो अपनी मर्ज़ी से कोई छुट्टी नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से खुश नहीं हो सकते, वो अपनी मर्ज़ी से गमगीन नहीं हो सकते, वो अपने लिए अपनी मर्ज़ी से वक्त नहीं निकाल सकते। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ताबे होते हैं और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो किसी चीज़ का इख्तियार रखते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदने का भी बाज़-औक़ात इख्तियार रखते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होती, बावजूद वो इख्तियार होने के, पावर होने के, कि वो इस इख्तियार को यूज़ कर सकें। उनके ऊपर किसी और की मर्ज़ी चल रही होती है कि नहीं, जैसे मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगा, जिस तरह से मैं कहूँगा और जिन जिन प्रोटोकॉल्स में और जिन जिन मैनर्स में मैं कहूँगा, तुमने वैसे ही करना है। अगर तुमने वैसे ना किया तो तुम्हें घर से निकाला जा सकता है, तुम्हें बरादरी से निकाला जा सकता है, तुम्हें दफ्तर से निकाला जा सकता है, तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, तुम्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तुम्हें मुल्क से भी निकाला जा सकता है। होता है ना ऐसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के मैं ये कहता हूँ कि हाँ, इनके साथ ठीक हो रहा है, क्योंकि शायद वो इतने ज़्यादा बेलगाम होते हैं, शायद वो इतने ज़्यादा ओवर हो चुके होते हैं कुछ मामलात में कि वहाँ पे उनके ऊपर गिरफ्त होना, मैं समझता हूँ, बड़ा ज़रूरी होता है। तो कुछ लोगों को देख के तो मैं वाकई खुश होता हूँ कि नहीं यार, इनके साथ जो हो रहा है या इनके साथ जितना हो रहा है वो तो ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों को देख के बाज़-औक़ात ताज्जुब यकीनन होता है। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान सोचता है, समझता है, और आज तक इंसान ने जितनी तरक्की की, जहाँ जहाँ तक पहुँचा, किसी बुनियाद पर ही पहुँचा। लेकिन अभी भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, अच्छा, बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ, हम इसको एक और एंगल से देखते हैं इसी बात को। आपने देखा है कि अक्सर कुछ सहेलियां होती हैं, कुछ दोस्त होते हैं, हम कभी कभी ना रिश्तों में भी, कभी कभी हम इमोशंस में भी एक दूसरे को बाउंड कर देते हैं।
हम कुछ ना कुछ शराइत लगा देते हैं अपने रिश्तों में। वो रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। वो बहन भाई का रिश्ता हो सकता है, वो कोई दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, वो मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है, वो बाप बेटे का रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है, वो दो कज़न्स का रिश्ता हो सकता है, दो हमसायों का रिश्ता हो सकता है, कारोबारी रिश्ता हो सकता है। हम बाज़ औक़ात ना शराइत लगा देते हैं। जैसे कि अक्सर मैंने ख़वातीन में ये आदत देखी है, लड़कियों में ख़ास तौर पे ये आदत देखी है। वो ये कहती हैं कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती रखनी है तो वो जो फ़लानी है, उसको तुम्हें छोड़ना होगा। मेरी दोस्ती की ये शर्त है, मेरे साथ रहने की ये शर्त है कि मैं तुम्हें बाउंड करती हूँ कि तुम वो जो फ़लानी लड़की है या जो वो फ़लाना शख्स है, तुम उसके साथ कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि मेरी उसके साथ नहीं बनती, क्योंकि मैं उसको नहीं पसंद करती, क्योंकि मेरी वो राइवल है। तो अगर तुमने उसके साथ बात की, तुमने उसके साथ उठी बैठी, तुमने उसके साथ कुछ खेला कूदा या तुमने उसके साथ कोई भी मामलात रखे, तो फिर उसके बाद तुम मुझे भूल जाओ। या तो वो होगी या मैं होंगी। एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी एक कंट्रोलिंग हैबिट है कि हम बाज़ औक़ात इस तरह से शर्त लगा रहे होते हैं कि अगर मेरे मुताबिक ऐसा किया तो ही तुम यहाँ पे रह सकती हो, अदरवाइज नहीं। और ये बॉयज़ में भी होता है, लड़कों में भी होता है, मर्दों में भी होता है। और कभी कभी ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। आपका किसी के साथ ज़ाती नोयत का कोई भी क्लैश है, कोई भी मामला है जो आप दोनों का पर्सनल है, और बाजू का तो ये भी नहीं होता, सिर्फ अंदर खाते कोई हसद चल रही होती है और आप बाउंड कर देते हो कि तुमने उस शख्स से नहीं मिलना। इसी हवाले से मुझे एक और बात याद आ गई। मेरा सर्विसेज बेस्ड एक काम है, मैं मुख्तलिफ सर्विसेज देता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में मुख्तलिफ जगहों पे। तो मैं एक जगह पे एक बड़ी एक मल्टी-नेशनल कंपनी है, उसके पास, उसके एक सीईओ के पास, उसके ऑनर के पास बैठा हुआ था और उनको मैं कुछ सर्विसेज देता था अपनी। तो मैं एक दिन उनके पास बैठा हुआ था, तो उनको पता चला कि मैं जो उनको सर्विसेज दे रहा हूँ, मार्केट में उनका एक और कॉम्पिटिटर है, मैं वो सर्विसेज उनको भी दे रहा हूँ। तो वो मेरे पास आए, मेरे पास तो नहीं है, मैं उनके पास गया, बैठे बातचीत हुई, तो उन्होंने बड़े ही एक गंभीर लहजे में मुझसे ये बात की कि ज़िया साहब, मैंने सुना है कि आप जो हैं वो, और आपकी कंपनी जो है वो फ़लानी कंपनी के साथ भी काम कर रही है। मैंने कहा जी हाँ, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो कहते कि आपको पता है ना कि हमारी उनके साथ नहीं बनती। मैंने कहा जी मुझे पता है आपकी उनके साथ नहीं बनती, तो फिर आप उनके साथ क्यों काम कर रहे हैं? मैंने कहा आपकी उनके साथ नहीं बनती, मैं आपका मुलाजिम थोड़ी हूँ, मैं तो आपको कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं आपके यहाँ 9 to 5 को जॉब नहीं करता, मैं कुछ सर्विसेज देता हूँ जो मैं आपको भी देता हूँ, और इसी तरह मार्केट में और भी 100 लोग हैं जिनको मैं वो सर्विसेज देता हूँ। और मेरा जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। मेरे बिज़नेस का मॉडल कुछ इस किस्म का है, मेरा बिज़नेस डिज़ाइन कुछ इस किस्म का है कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मिलके काम करता हूँ और मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक अपना बिज़नेस सेटअप एक चला रहा हूँ। तो उस बंदे ने एक ये शर्त रख दी कि देखें, अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो फिर आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। मैंने उनके साथ बैठ के ना टेबल टॉक करने की कोशिश की कि जी आप बताएं कि मैं उनके साथ क्यों काम नहीं कर सकता। आपकी पर्सनल नोयत की उनके साथ अगर कोई भी रंजिश है तो ठीक है, हाँ होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे उनके साथ काम करने की वजह से आपके बिज़नेस को कोई नुकसान हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या वजह, आपको क्या लगता है कि आपके बिज़नेस की कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई बातें हैं जो कि मैं आपकी लेके उनको लीक कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ, यहाँ की ख़बरें वहाँ देता हूँ, वहाँ की ख़बरें यहाँ देता हूँ। आपको लगता है कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं इधर से उधर कर देता हूँ? तो उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कोई और ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिज़नेस को कोई नुकसान होता हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि क्या मेरी कोई ऐसी सर्विसेज भी मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में या लाहौर में
और कोई भी नहीं दे रहा कि जैसे अगर मैं उनको वो सर्विसेज नहीं दूंगा तो वो वाली सर्विस कहीं और से ले ही नहीं सकेंगे। कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा अगर मैं उनका काम नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। तो कहते हैं हाँ तो करने दो। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों नहीं करने दे रहे आप? कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बस आप हमारे हैं तो आप बस हमारे साथ ही काम करेंगे। अगर आपने उनके साथ काम किया तो हम आपको फिर फारिग करवा देंगे, हम आपकी जगह कोई और ले आएंगे। खैर मैंने उनको कुछ कायल करने की कोशिश की, उनको कुछ ना कुछ समझ तो आई और उस वक्त उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है ज़िया साहब, आप चाहते हैं तो आप काम कर लें, लेकिन फिर भी देखिएगा, थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगा, लेकिन मुझे अगर आप थोड़ा ये भी समझा दें कि किस बात का ख्याल रखूँ। तो उनके पास इस चीज़ का कोई ख़ास जवाब नहीं था, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे क्योंकि एक शख्स को या किसी एक कंपनी को या किसी एक इदारे को ज़ाती तौर पे मैं पसंद नहीं करता, तो मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो भी उसके साथ काम ना करें। ऐसा होता है। मेरा ख्याल से हमारी ज़िंदगियों में सबके साथ किसी ना किसी नौयत पे, किसी ना किसी नीश पे ऐसा सबके साथ होता है। कभी कोई दोस्त ऐसा कह देता है, हमारे रिश्तेदारियों में ऐसा होता है। अगर कोई फुफ्फो, कोई चचा, कोई मामू, कोई खाला, कोई ताया किसी दूसरे से नाराज़ है तो वो ये शर्त लगा देगा आपके साथ। आपके बहन भाई बाज़ औक़ात ये शर्त लगा देते हैं कि अगर तुमने फ़लाने शख्स से मिले तो फिर हमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर शादियों पे, अक्सर ब्याहों पे, खुशी के मौक़ों पे ये हमारे ख़ानदानों में, हमारे शहरों में, देहातों में, गाँव में एक बड़ा आम सा कल्चर है कि अगर आपने शादी पे उसको बुलाया तो फिर हम नहीं आएंगे, या तो उसको बुलाएं या फिर हमें बुलाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो भी आएं और हम भी आएं। अगर आपने हमारे साथ रखनी है तो उनके साथ कट ऑफ करें, उनके साथ ख़त्म कर दें, और अगर उनके साथ रखनी है तो हमारे साथ कट ऑफ कर दें। ये सब चीज़ें जब मैं अक्सर देखता हूँ और इनको अगर आप थोड़ा सा डीप डिग करें, थोड़ा सा इसको खोदें, तो आपको इसके अंदर सिवाय अना के, खुद गर्जी के, हसद के, गुस्से के, नफ़रत के कुछ सॉलिड रीज़निंग नहीं मिलेगी। ये तमाम जज्बात जो आपको मिलेंगे, सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात ख़ानदानों में, बरादरियों में बड़े बड़े फड्डे, ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, तमाम के तमाम जो है वो किसी सॉलिड ग्राउंड पे नहीं खड़े होते। अक्सर, ज़्यादातर, मैं हर केस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस ऑलवेज़ देयर। हमेशा कोई ना कोई ऐसी मामलात होते हैं जो हटके होते हैं, तो एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि बस ज़ाती ज़िद और अना होती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में देख लें आप, हमारे यहाँ का क्योंकि कल्चर थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग कल्चर है, तो अक्सर जो मियाँ होता है वो ये शर्त लगा देता है कि अगर तुमने फ़लाने रिश्तेदार के साथ मिली, अगर तुमने फ़लाने के साथ अगर कोई ताल्लुक़ रखा, रिश्तेदारों की बात हो रही है, तो फिर इस घर के दरवाज़े तुम पर बंद हो जाएंगे। अक्सर मर्द तो ख़वातीन को अपने मेके वालों से इसलिए नहीं मिलने देते, नहीं जाने देते, क्योंकि वो पसंद नहीं करते। माँ बाप से बाज़ औक़ात कट ऑफ करवा देते हैं सिर्फ़ इस वजह से। कभी कभी होती हैं कुछ रीज़न्स भी होती हैं, जेन्युइन रीज़न्स भी होती हैं, लेकिन अक्सर एक ज़ाती अना, एक अपनी एक मैं, और उसकी भेंट चढ़ते हैं बाज़ औक़ात ये रिश्ते, और दूसरा शख्स उसको जीने की आज़ादी नहीं होती, उसको फ़ैसला करने की आज़ादी नहीं होती, उसको अपने पसंद से, अपने पसंद के लोगों के साथ घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होती। और फिर हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है।
खैर इस सिलसिले में आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपसे कुछ फिर मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को बढ़ाएंगे। सुनते रहिए, साथ साथ रहिए। प्रोग्राम हरफ़े जुनू में मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आप सबको। 12:37 हो चुके हैं। प्रोग्राम है हरफ़े जुनू, मेरा नाम ज़िया अंजुम है। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि इन मैसेजेस को आपके साथ शामिल करूं प्रोग्राम में। मेरे साथ नक्काश अहमद हैं, कहते भाईजान मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, दुआ कर दो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ करे और आपकी जो भी इस वक्त मुश्किलात हैं वो जल्द से जल्द दूर करे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। मोहम्मद इरफान फ्रॉम मुल्तान पाक आर्मी, नाइस शो, दुआ करें अगली पोस्टिंग लाहौर में हो। मेरी आई लाइक लाहौर सॉन्ग चला दें प्लीज़। राजो, अच्छा आपने एक इंडियन गाने की फरमाइश की है जो कि बिल्कुल भी प्ले नहीं हो सकता। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बेस्ड कंटेंट ही यहाँ पे प्ले होगा। तो अगर आप फरमाइश करें या कोई भी फरमाइश करे तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी गाने हम यहाँ पे प्ले करेंगे। ये एक नेशनल रेडियो चैनल है, ये रेडियो पाकिस्तान है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट ही प्ले होगा। अच्छा जी, मोहम्मद इस्माइल हैं पीएससी से और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। फ्रॉम मोहम्मद इस्माइल, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाकिर फ्रॉम पिंडी कहते हैं प्रोग्राम इज़ सो नाइस, योर कंपेयरिंग इज़ लाजवाब, प्लीज़ प्ले ट्रैक। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, आपका भी आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ग़ुलाम शबीर फ्रॉम मुल्तान एयरपोर्ट, जा भाई एक मनकबत सुना दें। अली हक है, अली सच है, अली अली बस अली अली, मोहम्मद समी की आवाज़ में। चले मैं पूरी कोशिश करूँगा, वादा नहीं है, इरादा ज़रूर है। अमूमी तौर पे मेरा जो प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट बेस नहीं होता। मैं अमूमी तौर पे जो प्लेलिस्ट होती है उसमें रिक्वेस्ट नहीं लेता। इसके अलावा अगर आप कोई बात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें, कुछ जवाब देना चाहें तो ज़रूर हम आपकी तमाम इन चीज़ों को शामिल करेंगे। अमल हबीब सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहती हैं, बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। जुगनू जूनियर कहते हैं कि ज़िया भाई प्लीज़ ये पूरी सुनाइएगा, प्लीज़ अपने अंदाज़ में। ओके मैं इसको अभी ज़रूर सुनाता हूँ। कहते हैं कि सड़क किनारे बैठा था, कोई जोगी था या रोगी था, क्या जोग सजाए बैठा था, क्या रोग लगाए बैठा था। थी चेहरे पर जर्दी छाई और नैना अश्क बहाते थे गेसू बिखरे बिखरे से जो दोष हवा लहराते थे। था अपने आप से कुछ कहता और खुद सुन के हंस देता था। कोई गम का मारा लगता था, कोई दुखिया रासा लगता था। उस जोगी को जब देखते थे हर बार यही हम सोचते थे, क्या रोग लगा है रोगी को, किस शय का सोग है जोगी को। एक दिन उसने कूच किया और सारे धंधे छोड़ गया। वो जोगी रोगी सैलानी सारे ही फंदे तोड़ गया। फिर अपना किस्सा शुरू हुआ। एक मूरत दिल में आ बैठी, नैन नशीले होंठ रसीले, चाल अजब मतवाली सी, रूप सुनहरा चांद सा टुकड़ा, जुल्फें काली काली सी। हंसे तो पायल बजती थी, रोए तो जलथल हो जाए। बीना की लय थी लहजे में कि सुनने वाला सो जाए। वो चले तो दुनिया साथ चले, जो रुके तो आलम थम जाए। हो साथ तो धड़कन तेज चले, दूरी से सांस ये जम जाए। कुछ कस्में वादे कोल हुए, अनमोल थे बिन अनमोल हुए। थे सोने जैसे दिन सारे, थे
थे सोने जैसे दिन सारे, रातें सब चांदी की थीं। अंबर का रंग सुनहरा था, जहां कोसों क़ज़ा का पहरा था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे कुछ बहस हुई, तकरार हुई। वो जल्दी रूठ के बस यूं ही मैं सोच में था, बेकार हुई। जब मिली तो साफ ही कह डाला, वो बचपन था, नादानी थी। क्या दिल से लगाए बैठे हो, वो सब कुछ एक कहानी थी दिल पे बीती क्या उस पल, तुम लोग समझ ना पाओगे। जब तुम पे ये सब बीतेगा, ये रोग समझ ही पाओगे। सब याद दिलाए अहदे वफा, वो कस्में कोल करार सभी। सुख दुख में सब साथ निभाने के, वो वादे और इकरार सभी। वो हंस के बोली, पागल हो, कभी वादे पूरे होते हैं क्या? इतना भी मालूम नहीं, ये अहद अधूरे होते हैं। तुम्हें इल्म नहीं, नादान हो तुम। कब कसम निभाई जाती है, किस देश के रहने वाले हो? ये कसम तो खाई जाती है। वो हंस के चल दी राह अपनी, और सब्र का दामन छूट गया। आंखों से झीलें बह निकलीं, और जब्त भी हमसे रूठ गया। मैं आज वहां पर बैठा हूं, जिस जगह पे वो कल जोगी था। ये आज समझ में आया है, किस चीज का आखिर रोगी था। क्या बात है जुगनू, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खूबसूरत सी एक नज़्म भेजी, बड़ी तवील सी थी लेकिन अच्छी नज़्म थी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल, अंदरून शहर लाहौर पाकिस्तान की जानिब से। अनिला आपी, एम रज़ा चौधरी, मरीना बिलाल, एहसन खान, मिशाल, निक्का तारिक, वड्डा तारिक, शमीम आपी, हमदुल्ला मलाखेल, फ़ाइज़ा नसीर, सजाद अली लाडला, वारिस गुज्जर, फरी आपी, उस्मान मुग़ल, साजिद मुग़ल, मारिया शहज़ादी, रुबीना जट्टी, आर के मुग़ल, इरफान मुग़ल, अमल हबीब, नुसरत आपी, सलीम दर्जी, इचरे वाले, हमीद गुल, परवीन आपी, उमैर खान भट्टी, अब्दुल गफूर अनारकली, साजदा जी, मोहम्मद शहजाद, शाद बाग, आसमा कोसर, अब्दुल नूर हाशमी, अब्दुल हमीद फ़ारूक आबाद, आमना अदरीस, उम्मे मोहम्मद, ऑल टीम ऑफ 101 को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चले, अच्छी बात है, आपने सब ही को लपेट दिया है एक ही मैसेज में, ये बहुत अच्छी बात है। वेल जी, आज हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और हमारी गुफ्तगू का मरकज़ था कि कुछ लोग बड़े कंट्रोलिंग होते हैं। वो आप पर, आपकी ज़िंदगियों पर बड़ा कंट्रोल करते हैं। मुझे याद आया एक किस्सा, एक ऐसे शख्स का जो कि एक नौकरी करता था। एक दिन मैं उस शख्स से मिला और मैंने उससे पूछा कि बताओ जॉब शॉप कैसे चल रही है। तो उसने कहा कि यार वो जॉब तो मैंने छोड़ दी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह हुई, इतनी अच्छी लगी लगाई एक नौकरी थी, और एक ऐसी नौकरी के जिसके लिए लोग बड़ी सिफारिशें करते हैं, बाज़-औक़ात बड़ी रिश्वतें चलती हैं ऐसी नौकरियों के लिए, और लोगों का ख्वाब होता है कि इस तरह की कोई नौकरी उनको मिले, और तुमने अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, क्या वजह हुई? तो उसने मुझे एक जवाब दिया, और वो जवाब सुन के मैं भी काफ़ी दिन सोचता रहा कि आया कि ये उसने बिल्कुल ठीक किया या कुछ गलत किया। कहता कि ज़िया भाई, मैं बीमार हो गया और मुझे ना शदीद किस्म का टाइफाइड हो गया। कहता बुखार था कि उतरने का नाम नहीं लेता था, जिस्म था कि इंतहाई लागर और कमज़ोर था, और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मैं कुछ करने के काबिल नहीं था। उसकी नौकरी भी बड़ी टफ़ किस्म की एक नौकरी थी। ये जो हमारी फोर्सेस होती हैं, उन में से एक फ़ोर्स में वो नौकरी करता था, और फोर्सेस की नौकरी आपको पता है कि बड़ी टफ़ होती है। फील्ड में रहना होता है, फील्ड में रह के अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो निभानी होती हैं। तो मुझे उसने कहा कि मैं बड़ा शदीद बीमार था, और मैंने अपना जो मुझसे ओहदे में बड़ा था, जो मेरा बॉस था, मेरा मैनेजर था,
जिसका मैं सबऑर्डिनेट था, मैंने उससे बड़ी गुजारिश की, मैंने उसको सिक लीव दी, मैंने उसको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और मैंने उसको बताया, समझाया कि मैं शदीद बीमार हूँ, मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, तो काइंडली मुझे जो है वो सिक लीव दी जाए। और मैं कहता कि शदीद तरीन बीमार था, लेकिन कहता कि मुझे ना छुट्टी नहीं मिल सकी और उस शदीद अलालत की वजह से मैं कुछ भी करने से कासिर था, लेकिन क्योंकि नौकरी थी, करनी थी और क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उस शदीद बीमारी में 3-4 दिन अपने काम पे जाता रहा, अपनी ड्यूटी को करने की कोशिश करता रहा और ड्यूटी के दौरान भी मुझे किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था मेरे कॉलीग्स को या मेरे जो भी साहिब इख्तियार ऊपर लोग थे उनको, कि थोड़ा मुझे रिलीफ़ देना चाहिए था। कहता वो मेरी बीमारी जहाँ पे 1 हफ़्ते की बीमारी थी, वो कोई 15-20 दिन या 1 महीना जो है वो बीमारी लेके गई और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत के लिए छुट्टी नहीं कर सकता था। कहता वो दिन तो जैसे तैसे करके गुज़र गए, लेकिन उसके बाद मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक चीज़ बैठ गई कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि जिसमें मुझे खुद को, मेरे जिस्म को, मेरी सेहत को ज़रूरत है रेस्ट की, मुझे अपने लिए छुट्टी चाहिए, अपने आराम के लिए छुट्टी चाहिए। इंसान क्यों नौकरियां करता है, क्यों पैसा कमाता है, क्यों इतनी मेहनत करता है? इसलिए कि वो एक आसान ज़िंदगी गुजार सके, वो एक सहूलत वाली ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अगर एक ऐसे मौके पे मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी नौकरी पे लानत भेजता हूँ। कहता उस दिन मैंने ये अज़्म किया, फ़ौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन मैंने फिर अल्टरनेट ढूंढना शुरू किए और फिर जैसे ही मुझे कोई मुनासिब अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपनी उस नौकरी से रिज़ाइन कर दी। और अब जो मैं काम कर रहा हूँ, गो कि अभी भी मैं नौकरी ही कर रहा हूँ, लेकिन इस नौकरी में कम से कम मुझे इतना फ्रीडम तो ज़रूर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने मुताबिक कोई फ़ैसला कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे शदीद तरीन ज़रूरत के मौके पे अगर अपने लिए या अपने किसी बहुत करीबी प्यारे के लिए छुट्टी दरकार है, वक्त दरकार है, तो मुझे किसी के सामने मांगना ना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े और मुझे अपनी ज़िंदगी किसी और के मुताबिक ना चलानी पड़े। होता है ना, हम सभी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी मुकाम पे इसी तरह किसी और के हाथों मजबूर होते हैं, बाउंड होते हैं, इतने शदीद बाउंड होते हैं कि हम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारी डोर किसी और के हाथ में होती है और फिर हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। मुआज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम करते हैं, कहते हैं ज़िया भाई मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, सदा सलामत रहें, सदा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अनीसा रहमान फ्रॉम मुगलपुरा लाहौर। ओके, मुआज़ की आईडी से अनीसा हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर आपका बहुत शुक्रिया। हसनैन दाऊद हमारे साथ हैं, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो शख्स आपको अच्छा लगता हो उसे भी आप अच्छे लगते हो। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसके लिए आपके जज्बात और ख़यालात कैसे हैं, वो आपके लिए कैसे सोचता है। ज़िंदगी में जो आपको अच्छा लगे उसे पाने की आरज़ू मत करो, बल्कि जिसे तुम अच्छे लगते हो उसके बन जाओ, क्योंकि हो सकता है वही आपकी किस्मत में लिखा हो। बड़ी खूबसूरत तहरीर। और यकीन जानिए, ज़िंदगी में हम अक्सर उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे साथ जीना मरना चाहते हैं, जो हमारे लिए बेताब रहते हैं, हमारे वक्त की भीख मांगते रहते हैं। हम उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाते अपनी ज़िंदगियों में और हम उन लोगों के पीछे बाज़-औक़ात भाग रहे होते हैं जो सराब होते हैं, जिनके बारे में अक्सर हमें मालूम होता है कि ये कभी भी हमारे नहीं होंगे। और उन लोगों के पीछे भाग के सिर्फ अपनी
अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम बाज़ औक़ात बहुत हीरे जैसे लोगों को ठुकरा देते हैं। ज़िंदगी में कम से कम उन लोगों की ज़रूर इज़्ज़त करें, उन लोगों को ज़रूर रिगार्ड करें जो आपसे बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं, जो आपके लिए आपकी पीठ पीछे बड़ी दुआएं करते रहते हैं। और हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पता ज़रूर चल जाता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और बेलौस मोहब्बत करता है। अनीसा कहती हैं कि ज़िया भाई कैसे हैं आप, फैंटास्टिक शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हसनैन दाऊद आपका बहुत शुक्रिया। आमना इदरीस आपका बेहद शुक्रिया। मलिक शहज़ाद हैं, मलिक शहज़ाद कहते हैं कि सर दिल की बात ही करनी है ना, तो बताएं आरजे ज़ीशान नासिर के मिसिंग शोज़ की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मलिक शहज़ाद यकीन जानिए कि शहज़ाद जो ज़ीशान नासिर भाई हैं उनसे मेरी ज़ाती मुलाकात नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि उनके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स होती हैं या नहीं होती या कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और मेरा उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ भी नहीं है क्योंकि मैं लाहौर से प्रोग्राम करता हूँ, वो इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं। तो अगर आप ये किसी इस्लामाबाद के ही आरजे से या डायरेक्ट उनसे अगर पूछेंगे तो यकीनन आपको ज़्यादा इजीली और सही जवाब मिल जाएगा। मेरे हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ज़ीशान भाई को मैं भी अक्सर सुनता हूँ और बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि कभी इस्लामाबाद जाना हुआ तो ज़ीशान नासिर भाई से ज़रूर मुलाकात की जाए। हसनैन हैं हमारे साथ फ्रॉम कश्मीर, कहते हैं भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी बातें कमाल हैं, प्लीज़ ज़ीशान रोखड़ी का कोई सॉन्ग प्ले कर दें, कोशिश करते हैं। मरवा मुल्तान से हैं, अस्सलाम वालेकुम स्वीट भैया जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अना परस्त और हसद ही इंसान को इस हद तक इंसानियत से गिरा देता है कि वो दूसरों को हकीर और कमतर समझने लगता है और ये बात इंसानियत की मिराज के ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और उन्हीं खूबसूरत फूल यूं ही खूबसूरत फूल बिखेरते रहें आपकी बहना मरवा। बहुत शुक्रिया मरवा, आप हमारे साथ हैं और आपका बड़ा खूबसूरत सा हमें मैसेज मिला। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र, सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। इस ट्रैक के बाद मिलते हैं, कैसे साथ साथ रहिएगा। इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं और आपकी कुछ ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं, साथ साथ रहिएगा। क्या अंधेरों के दुख, क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, जब हरा दें मुकद्दर की चालों के दुख। जिनकी आंखें नहीं वो ना रोएं कभी, जान जाएं अगर आंख वालों के दुख। मेरी मंजिल कहाँ हम सफ़र है किधर, मेरी मंजिल कहाँ हम सफ़र है किधर, मार डालेंगे अब इन सवालों के दुख। तुम मिले हो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम मिले हो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, हिज्र से बढ़ गए हैं विसालों के दुख। दो घड़ी के लिए पास बैठो अगर, भूल जाएंगे हम कितने सालों के दुख। मेरी सोचों के जलते हुए दश्त से, मेरी सोचों के जलते हुए दश्त से छीन ले आके अपने ख्यालों के दुख। क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, जब हरा दें मुकद्दर की चालों के दुख। जिनकी आंखें नहीं वो ना रोएं कभी, जान जाएं अगर आंख वालों के दुख। तुम मिले हो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, हिज्र से बढ़ गए हैं विसालों के दुख। मेरी मंजिल कहाँ हम सफ़र है किधर, मार डालेंगे अब इन सवालों के दुख।
मार डालेंगे अब इन सवालों के दुख। हमारे साथ नोमी अवान हैं और नोमी अवान आईडी है जवेरिया फ्रॉम अटक। इनका कहना है कि और घर में अगर कोई बीमार भी हो तो ना ले जाए और ना किसी को जाने दे, इसके लिए क्या करना चाहिए? यही वो चीज़ है आज जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगियाँ दूसरों की मोहताज होती हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पे और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों पे मोहताज होती हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको चंद एक मिसालें दी हैं। अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाया जिसने अपनी नौकरी लगी लगाई, एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त नौकरी को छोड़ा सिर्फ इस वजह से कि उसको लगा कि मुझे बेवक़्त किया जा रहा है, मुझे बेख्तियार किया जा रहा है, मुझसे मेरी ज़िंदगी और मेरे राइट्स छीने जा रहे हैं। मैंने आपको अपनी एक मिसाल दी कि कहीं पे एक शख्स सिर्फ इस वजह से मुझे किसी और के साथ काम नहीं करता देखना चाहता क्योंकि वो शख्स उस पार्टी को, उन लोगों को पसंद नहीं करता या उसके साथ मुकाबलेबाजी है। इसी तरीके से आपका ये कहना है कि घर में अगर कोई बीमार हो, और अक्सर ऐसे होता है कि घरों में बाज़-औक़ात लोग बीमार होते हैं, बाज़-औक़ात वालिदैन होते हैं, बाज़-औक़ात कोई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बीमार होती हैं, और अक्सर ख़वातीन के हमारे यहाँ पे मसाइल ये होते हैं कि उनको ख़ुद को इजाज़त नहीं होती ख़ुद से बाज़ार जाने की, हॉस्पिटल में जाने की। ज़रूरी ऐसे कामों के लिए भी कि जिनकी उनको अशद ज़रूरत हो, जैसे अभी आपने मिसाल दी है बीमारी की। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में इतना ख़र्च नहीं दिया जाता कि आप, ज़ाहिरी बात है अगर कोई बंदा बीमार भी हो जाए तो आजकल के दौर में बीमारी भी किसी मुसीबत से कम नहीं होती। आप किसी हॉस्पिटल जाएं, किसी क्लिनिक जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अच्छे खासे पैसे आपके लग जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास भी चले जाएं जो मुफ्त आपको इलाज तजवीज़ कर दे, तो बेशक उस डॉक्टर की फ़ीस ना भी हो, वो आपसे कोई फ़ीस ना भी चार्ज करे, लेकिन वो जो दवाइयाँ लिख के देता है वो ही बाज़-औक़ात इतनी हज़ारों की आती हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि चलो डॉक्टर को तो मैंने चेक करवा दिया, अब आगे मैं क्या करूँ। और अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, आप ख़ुद मुख्तार नहीं होते। घरों में भी ये मामलात देखे जाते हैं। कभी कभी ये मामलात मजबूरी के होते हैं, कभी कभी ये मामलात बेहिसी के होते हैं, और कभी कभी ये मामलात इस वजह से भी होते हैं कि जो कंट्रोल करने वाला ऊपर शख्स होता है उसको आपकी परेशानी और उसकी नौयत का पता ही नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम कभी कभी ना एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते। हम अपनी बात अक्सर लोगों को समझा नहीं पा रहे होते। हम लाख समझाएं, बताएं, एड़ियाँ रगड़ें, हम अक्सर लोगों को अपनी बात, अपना मुद्दा नहीं समझा पाते। और ये भी नेचुरल है, आप हर शख्स हर किसी को नहीं समझा पाता। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको बड़ा कंट्रोल किया जा रहा है और आप बावजूद बहुत कोशिश करने के, बावजूद अपना राइट मांगने के, आप अगर वो राइट नहीं अपना ले पा रहे, तो फिर उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको ना थोड़ी सी मसलहत से काम लेना चाहिए। मसलहत से यूँ होता है कि आपको अपने हमदर्द लोगों को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा करना चाहिए। वो लोग जो आपकी बात को सुनते हों, आपकी बात को समझते हों, आपके दर्द को समझते हों। कभी कभी क्या होता है कि आप खुद अकेले कोई आवाज़ उठा रहे हों तो आपकी आवाज़
अक्सर उन जगहों तक, उन मामलात तक नहीं पहुंच पाती, या लोग आपको वैल्यू नहीं देते क्योंकि आप अकेले बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ 2 आवाज़ें, 3 आवाज़ें, 4 आवाज़ें, 10 आवाज़ें और अगर मिल जाएं, तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं आपकी बात माननी पड़ती है। आपने देखा होगा अक्सर बाज़ारों में छोटी छोटी सी वो अंजुमनें बनी होती हैं, तंजीम बनी होती हैं। आप अक्सर बाज़ारों में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो उस बाज़ार का एक सदर होता है, उस बाज़ार की एक कमेटी होती है, एक कम्युनिटी होती है। वो क्यों होती है, वो किस लिए होती है? बाज़ औक़ात यूँ होता है कि किसी एक छोटा मोटा कोई दुकानदार हो ना, कोई एक छोटा मोटा कोई रेगुलर हल्का फुल्का सा आदमी हो, तो अगर वो कोई काम करवाना चाहे अपने हवाले से, बाज़ार के हवाले से, अपने राइट, अपने हक़ की खातिर कोई काम करना चाहे या करवाना चाहे, तो उसकी नहीं सुनी जा रही होती। तो वो अपने उन राइट्स को महफूज करने के लिए, अपने उन हकूक़ को पूरा करवाने के लिए बाज़ औक़ात फिर इस तरह से छोटी-छोटी तंज़ीमें बनती हैं, जो चंद एक दुकानदार होते हैं, वो लोग इकट्ठे होते हैं, वो किसी एक को अपना सरबराह या अमीर मुकर्रर करते हैं, और वो फिर अपनी तमाम जितनी भी उनकी शिकायत होती हैं या तमाम उनकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं, वो इकट्ठे मिल के उनको हल करने और करवाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर बाज़ारों में, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में, अक्सर जगहों पे, इवन कि अगर आप किसी मोहल्ले में चले जाएँ, तो अक्सर मोहल्लों में भी, हाउसिंग स्कीम्स में भी छोटी-छोटी इस किस्म की सोसाइटीज़ बनी होती हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ख़ानदानों में भी कभी-कभी ऐसे होता है कि आप अकेले की आवाज़ कोई इतनी ख़ास आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब आप अपने ही ख़ानदान के कुछ और लोगों तक अपने मसाइल बयान करते हैं, अपनी बात बताते हैं कि यार ये देखो मेरे साथ ना ये सलूक किया जा रहा है, मुझे मेरे ये हुकूक हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा, तो फिर जब वो 2, 3, 4, 6 आवाज़ें मिल के जब वो एक आपका राइट महफूज करने की कोशिश करते हैं, आपके कुछ हकूक़ को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। यकीन जानिए, हर काम ज़िंदगी में अकेले नहीं किया जा सकता। लोग चाहिए होते हैं, लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में जो भी काम करना है वो अकेले तन तनहा करना है, और उसका क्रेडिट भी हमने खुद तन तनहा लेना है। दुनिया ऐसे नहीं चलती, इवन के ख़ानदान, रिश्ते, मामलात भी ऐसे नहीं चलते। हर जगह पे आप देखते हैं कि कुछ ग्रुपिंग्स होती हैं, कुछ जत्थे बने होते हैं, कुछ लाइक माइंडेड लोग होते हैं, या कुछ दर्दे दिल रखने वाले लोग होते हैं। इनमें बाज़-औक़ात कुछ ऐसे तंजीमें, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव लोगों का एक ग्रोह होता है। बहरहाल यूनिटी में कहते हैं कि बड़ी पावर होती है। अक्सर लोग जो ये शिकायत करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अकेले की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो अपने साथ कुछ आवाज़ों को ज़रूर मिलाएं। और जब आवाज़ें मिलती हैं ना, जब लोग मिलते हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं, आपने देखा है कि कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग, हमारे यहाँ पे करीब ही एक प्रेस क्लब है, शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब है, तो वहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जत्थे बना के आते हैं और उन्होंने हाथों में बैनर्स उठाए होते हैं, और वो वहाँ पे आके एहतजाज करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं। वो होता क्या है, बाज़-औक़ात मसला किसी एक आधे का होता है, लेकिन वो एक आधा काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा होता है तो उसकी नहीं बनती, लेकिन फिर आहिस्ता वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करता है, अपना राइट हासिल करने के लिए, अपना हक़ हासिल करने के लिए। फिर वो बाहर निकलते हैं, पहले वो मुख्तलिफ़ तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बन पाता तो फिर वो बाहर निकलते हैं, इकट्ठे होके वो एक आवाज़, एक नारा बुलंद करते हैं, अपना हक़ मांगते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा ना नज़रों में आते हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट होते हैं, और फिर क्या होता है कि लोग कम से कम उनकी बात तो सुनने लग जाते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है
कि आप बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ही नहीं उस जगह तक पहुंच पा रही होती जहां तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल जी, बातचीत के सिलसिले आपके साथ चल रहे हैं। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ पहला कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आज आपका प्रोग्राम मैं बड़ी मुश्किल से सुन रहा हूँ। मुश्किल से सुन रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैं पे आ नहीं रहा, अच्छा डायरेक्ट जो आ रहा है उसमें डिस्टॉर्शन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। बहरहाल फिर भी बड़ा शुक्रिया कि आप मुश्किलों से लेकिन कम से कम सुन रहे हैं, मोहब्बत है क्या आपकी। मैं वो ये डोज बड़ी ये जो डोज है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। क्या चीज़? ये रेडियो का नशा बड़ा खतरनाक होता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो तो ख़तरनाक ही होती है। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मैं शोर में सुन रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका क्या मौजूद है। आज हम कुछ बात कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगियाँ दूसरों के इख्तियार में होती हैं। हमारे बहुत सारी ज़िंदगियों के फ़ैसले दूसरों के इख्तियार में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इससे हम निकल सकते हैं? अल्लाह करे 100 साल बाद आज़ादी हो जाएगी, हम इस गुलामी से निकल गए तो निकल जाएंगे। नहीं, मैं इनफरादी तौर पे कह रहा हूँ कि बाज़-औक़ात इनफरादी तौर पे हम बाउंड होते हैं। कभी कभी हम अपने शोहरों के बाउंड होते हैं, कभी कभी हम अपनी बीवियों के बाउंड होते हैं, कभी कभी हम अपने वालिदैन की वजह से बाउंड होते हैं कि जो उन्होंने कहा हमें वही करना होता है, चाहे हमारी ख्वाहिश कुछ और हो या चाहे सही कुछ और हो। कभी कभी हम ख़ानदान की कुछ ऐसी रसूमात और रिवाजों की वजह से बाउंड होते हैं कि बावजूद इस चीज़ के कि हमें मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, या हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है, लेकिन हम उन रसूमात, उन रिवाजों और उस कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम बाउंड हो जाते हैं। तो हम उस तनाजुर में बात कर रहे हैं। उसमें बाज़ लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल होता है। माँ बाप बात टाली नहीं जा सकती। बाद में माँ बाप को भी समझ आती है कि हमने फैसला गलत किया था। मैं उसके बेटे की या बेटी की जिंदगी जो है वो वीरन हो जाती है। बिल्कुल लेकिन ठीक। वक्त गुजर चुका होता है। फैसला वही है जो वक्त पे किया जाए और सही किया जाए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको माँ वालिदैन के खिलाफ तो नहीं जा सकता कोई भी शख्स, आपकी रस्म रिवाज के खिलाफ जाया जा सकता है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो गलत हो, जो आपके वालिदैन सोच रहे हो वो ठीक हो। ये भी तो होता है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तजुर्बे की बात है जी। मैं आपकी जब देख रहा था प्रिंटिंग प्रेस का, जी मैं सोच रहा था कि कितना मुश्किल काम है। जी। नीचे कमेंट किया था कि मैं थक गया हूँ इन रंगों से खेलते खेलते। सही है, बिल्कुल ठीक। मैं तो देखे ना, या जो हमारा जो प्रिंटिंग का शौक है जी, उसमें भी हम बड़े बाउंड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले डिजाइन करें, फिर उसे प्रूव करें, जी करें, फिर उसे साइज लें, फिर प्रिंटिंग करें, फिर पता नहीं रिजल्ट आता है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आप ठीक फरमा रहे हैं। इतना सख्त होता है काम जहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ भी तो बाउंड होते हैं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आप कौन सी अपनी मर्जी करते हैं, कोई मर्जी साहब होते हैं जो जिसने दिया होता है उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा आपकी करीब की मिसाल दे दूं जी, प्रेस हवाले से, शायद बात आसान हो जाए आपको समझने चलें, में। बहुत शुक्रिया हमीद भाई। और कुछ सुनाना चाहेंगे अपना, कोई कलाम या कोई कलेक्शन आप अपनी? मैं सुना देता हूँ आपको। जी जी।
अता कीजिए। मैं आपको नज़्म भेजी थी जी। और वो आपने पढ़ी नहीं, टाइम की किल्लत की वजह से। पिछले प्रोग्राम में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उससे पहले एक कथा और एक बड़ी मुख्तसर सी नज़्म है। जी जी मेरा एक कथा है, बड़ा मशहूर हुआ। जी। वैसे वो बातें प्यारी करती है, हम्म। वैसे वो बातें प्यारी करती है, हाँ मगर ढेर सारी करती वाह। है। वैसे वो बातें प्यारी करती है, हम्म हाँ मगर ढेर सारी करती है। हम्म शेर देखिएगा कि फूल टांगती है दिलों पर भी, हम्म। फूल फूल टांगती है दिलों पर भी, हाय क्या दस्तकारी करती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। नज्म मैं नज्म आपके लिए खालिसतन आपके लिए, क्योंकि हम और आप रंगों में एक ही रंगों में खेलने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हमीद भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो मेरी नज्म है जी वो आप दीजिएगा, वो रंगों के हवाले से, या मैं सुना देता हूँ जी, आपको। मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ देता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाय। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जा भाई साहब, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शहजाद शाहबाद से। शहजाद भाई ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ क्या जी क्या कहना क्या, चाहेंगे? वो जो आप बातें करते हैं ना, तो पुरानी मुझे ना दर्द उठती है। हम्म। तो इसमें आप जो कुछ बोलते बिल्कुल हकीकत बोलते। ठीक है। ये सारे जमाने के साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक। कि मेरे साथ जो है ना, वो दो मैं बातें बताता हूँ। जो मेरे दो रिश्तेदार थे ना करीबी के, जी। उनसे नाराजगी हो गई। अच्छा। एक मेरे ससुराल वाले थे, जी। एक मेरा फूफा था। अच्छा। ठीक है जी। जब ससुराल वाले से नाराजगी थी ना, तो मेरी बेगम के भाई की शादी आ गई। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं जाना, हम्म। फिर तुमने जाना है तो चल जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक। मैंने उनको किराया भी दिया और उसमें जो सलामी देनी थी वो भी दी। हम्म मैं कहा तुम ना ये सोचो कि तुम्हारी नाराजगी है तो हम्म। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम दिल ना बुरा कर। ठीक है। और मैं खुद उसको छोड़ के आया उनके घर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाराजगी उनके साथ है, लेकिन बेगम के साथ तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो यही करते हैं कि आपकी नाराज़गी या किसी से रंजिश होती है तो वो दूसरों को भी बाउंड कर देते हैं, नहीं और नहीं, ये दूसरों करना नहीं की चाहिए। जो जायज़ जो चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, उनसे उनको बाउंड कर देते हैं। जी हाँ जी, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका उसका भाई है, उसका क्या है कि मैं शादी पे जाना है भाई। बिल्कुल तो ठीक है। कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, मैं खुद छोड़ के आया हूँ। उन्होंने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पीछे नहीं आए, मैं नहीं। हम्म। अब उनका फर्ज था ना पीछे आना मेरे, कि आओ जा बिल्कुल ठीक, शादी। बिल्कुल ठीक, मनाना तो नहीं चाहिए। आए, हाँ लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं। तो हम्म। दूसरा ये, मेरे फुफे के साथ इतनी नाराजगी कि हम एक दूसरे को बुलाते भी नहीं। अच्छा। और अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल ऐसी आई, उसको हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। हाँ जी। मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, सबसे पहले मैं गया अस्पताल में। हम्म उसका थोड़ा सा उसको होश आई, और जब उसने मुझे देखा ना, हम्म। तो वो खुश बहुत हुआ। बिल्कुल ठीक। कहने लगा शहजादे, मुझे शहजाद कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, वो शहजादे शहजादे कहते। अच्छा। यार तूने सीने ठंड पा दी, तुमने वो काम किया है जो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेरी अल्लाह की मेहरबानी से बीमारी दूर हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ है भाई, ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली दे। आमीन जी, आमीन हाँ आमीन। बहुत अच्छे हैं, सबको मेरा सलाम है। तो मुझे जरा शुगर लगाने का आदत है, लेकिन प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, इसमें शुगर नहीं बनता।
चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हम और लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जी डॉक्टर सादिक अली असद, इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक डिफरेंट एंगल आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आपका टॉपिक है। जी जी, जरूर। मोहताजी की एक बात है, हमारी वालदा हमेशा एक दुआ करती हैं कि अल्लाह में किसी का मोहताज न करना। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि अम्मी, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने आज शायद जोड़े में बनाई है और कायनात में ऐसा है ही नहीं, बच्चा जब पैदा भी होता है तो वो भी माँ की एक मुकाम के ऊपर उस बैली का मोहताज ही होता है, फिर उसके दूध का मोहताज होता है, फिर उसकी तरबियत का मोहताज होता है और पूरी जिंदगी मरते दम तक कब्र में जाने तक भी 4 बंदों के कमरे का मोहताज होता है। ये तो है नहीं, सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बनाया है। तो उसमें से ये कि भाई पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो आपने फरमाया 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं मिसाल देता हूँ 1000 लोगों की, 1000 के में से शायद 1 या 2 ऐसे लोग हों कि जिन्होंने जिंदगी में अपना नाम चेंज कर लिया हो, वरना 1000 के पीछे 1000 लोगों का नाम उन्होंने खुद नहीं रखा होता। उनकी अपनी जो जुबान वो बोल रहे होते हैं, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो, व्हाटएवर, वो जो जुबान होती है वो भी उनके अपने इख्तियार में नहीं होती। तो उस जुबान के जरिए ट्रांसफर हुए जज्बे, उस जुबान के जरिए ट्रांसफर हुई नफरतें, मोहब्बतें, देखने का एंगल, चीजों के नाम, रुख, जो इन बिल्ड बच्चे की बिल्कुल जीरो जब उसकी डिक्शनरी होती है, उसके ऊपर जो लुगत चढ़ाई जाती है वो उसके वो घर के या कोई बाहर के लोग होते हैं। तो वो पूरी जिंदगी तो वो जिस चीज के ऊपर बेस कर रहा है वो तो बेसिकली किसी और की दी हुई है। मोहताजी की दुआ तो बंदा तब करे। नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त 1000 बंदों में से, 1000 लोगों में से शायद 1000 इंसानों में से 1 या 2 मैक्सिमम बंदे बनते हैं जो अपनी तरबियत खुद करते हैं, वरना 99.9% लोग वो हैं जो बस अबावजात की, वो जो मैंने कहा कि डिक्शनरी चढ़ गई, उसी डिक्शनरी से पूरी जिंदगी चीजों को देखते हैं। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो रुकें, देखें, अपने आप को परखें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज 50 साल पहले या 40 साल पहले वाले माहौल में जहाँ पर हमारे वालिदैन ने कहने को तो बहुत अच्छा किया होगा, मगर आज जब दौर बदला तो क्या मैंने भी उसके हिसाब से अपने आप को बदला कि नहीं। बहुत कम लोग ऐसी बात करते हैं। जो नहीं बदलते वो तो चलो रोएंगे, धोएंगे, गुस्सा करेंगे, झुंझलाएंगे, मगर उनमें से जिनको अल्लाह ये फजीलत या वो बख्श देता है, उनके जिम्मे एक चीज आती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपने मरीज की बात की, अब 2 तरह की सिचुएशंस आती हैं। एक वो सिचुएशन है कि जहाँ पर कोई घर में बुजुर्ग, बड़ा या मरीज, वो अपनी अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह मुझे वापस बुला, मैं तंग आ गया हूँ। वो नहीं चाहता कि उसके घर वाले उसकी वजह से मजीद परेशानी में जाएं, क्योंकि मरीज जो होता है वो बहुत हसास हुआ होता है उस वक्त। उसकी हसासियत ये कहती है कि जी प्लीज मुझे ना मेरे पे खर्चा करें, ना मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मुझे बस छोड़ दें मेरे हाल के ऊपर। वहां पर समझाने के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज होता है कि जब तक अल्लाह ने जान दी है, अल्लाह ने जो खुदकुशी का लफ्ज बोला है वो है अपनी जात के साथ, अपनी जान के साथ जुल्म करना, क्योंकि ये अमानत है अल्लाह की हमारे पास। तो वहां पर तो जो भी समझदार होगा उनको समझाएगा जी कि आपका डॉक्टर के पास जाना या डॉक्टर साहब के पास आना वो इसलिए बेहतर है कि अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि मैं खुदकुशी करके आई हूँ दुनिया से, मैं अपनी जान से आवाज़ार था। तो ये बात है बात करने की। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है, कई हमारे सामने ऐसे हुआ कि घर में कोई बड़ा है, उसे पता है कि एक बच्चा कमाने वाला है, उसकी इतनी इनकम नहीं है, अगर वो अस्पताल लेके जाता है तो हमारे यहाँ जो अस्पतालों के या डॉक्टर्स के हालात हैं वो उनको भी पता होते हैं, तो वो सिर्फ उसके ऊपर के कहीं फाइनेंशियली बोझ ना बन जाएं, उस वजह से वो इनकार करते हैं। वहां पर एक चीज आती है कि ये रियासत की जिम्मेवारी है कि हर बंदे का इलाज फ्री होना चाहिए। इसकी सेहत अल्लाह की दी हुई है, रियासत सरकार होती ही इसीलिए कि आपकी जान माल, तो जान में तो सेहत भी आती है, उसकी हिफाजत सिर्फ जुबानी नहीं, उसका रास्ता ये जाता है। एक है माशरे की तरफ नसीहत और एक है किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन में हो तो वह जत्था बना के जाए, क्या उसे दलील से जब बात करेंगे तो वो हसास तबीयत इंसान जो तक मरीज होता है वो उस वक्त और कुछ करे ना करे, वो दलील बड़े आराम से उठा। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आज
मौजू से हटके है बेसिकली। आज हम इस मौजू पे बात नहीं कर रहे। आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि बाज़-औक़ात बहैसियत फ़र्द आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है, आप पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलने दी जा रही होती, आपको आपकी जो इनफ़िरादी आज़ादी है या जो आपके हुकूक हैं वो नहीं लेने दिए जा रहे होते। आप जो बात कर रहे हैं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल और डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं समझ गया था, टाइम नहीं दूंगा, इसके ऊपर 2 लफ्ज बोल देता हूँ। ज़हन में रखिएगा जी कि एक लफ्ज बोला जाता है इख्तियार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को उसकी जात का 100% इख्तियार उसको दिया हुआ होता है। कोई कहना चाहिए इख्तियार ये नहीं होता कि कोई बंदा वज़ीर आज़म बन जाए या कोई जर्नल जस्टिस बन जाए, ये इख्तियार की बात नहीं कर रहा। अपनी जात का इख्तियार, जो दुनिया का सबसे बड़ी जो नेमत है वो है अपनी जात का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है। अगर कोई बंदा ये कहे कि जी कोई मुझे कंट्रोल कर लेगा या कुछ इस तरह कर लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी बलूगत का ताल्लुक उम्र से नहीं है। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपका ताल्लुक भी डॉक्टरी के शोबे से है और आप डॉक्टर रहे हैं। आप एक किसी ऐसे इदारे में मुलाजमत करते हैं जहाँ पे आप बीमार हो जाते हैं और आपको छुट्टी नहीं मिलती, तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको इख्तियार नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने लिए ज़िंदगी में कुछ वक्त वेकेशंस के लिए गुजारना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, तो आपको इख्तियार नहीं दिया जाता कि आप अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सको। आपको बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि इख्तियार नहीं दिया जाता बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन को भी और साथ साथ मर्दों को भी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कोई रिश्ता चूज़ कर सकें। आपको बाज़-औक़ात इख्तियार नहीं दिया जाता होता घरों में, फैमिलीज़ में, मुआशरे में, कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई कारोबार कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी की स्टडीज़ कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी के अहम फैसले कर सकें जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो होते हैं, जो आपको खुद करने चाहिए। बाज़-औक़ात आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम फ़ैसले आपका कोई चाचा, मामा, ताया, फुफ्फड़, माँ, बाप ये लोग कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात आपके बालिग होने के बाद भी, और आपको मजबूरन फोर्स किया जा रहा होता है कि आपने इस चीज़ को कबूल करना है। आपको तरह तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। हम इस तनाजुर में बात कर रहे हैं, आप फिर किसी और तनाजुर में लेके जा रहे हैं इसको। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हर इंसान की जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से ये हमें कॉल करते हैं हमेशा, और डॉक्टर साहब हमेशा बड़ी बामकसद, बामानी और बड़ी टू द पॉइंट बात किया करते हैं। आज भी उन्होंने बहुत ठीक और सही बात की, और वो जो बात कर रहे थे वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी गलत बात नहीं थी। लेकिन मैंने थोड़ी सी करेक्शन सिर्फ इस हवाले से की कि आज हम ना किसी और तरह से मौजू पे बात कर रहे हैं। शायद उन्होंने प्रोग्राम थोड़ा लेट सुना और वो हमारा मुद्दा नहीं समझ सके, वो हमारी बात को नहीं समझ सके। एक ही बाज़-औक़ात कहानी होती है, एक ही बात होती है, उसके कई रुख होते हैं। बाज़-औक़ात हम किसी और रुख से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल देखा जा सकता है, हर रुख से देखा जा सकता है, हर एंगल से देखा जा सकता है। एक ही मामले के कई हल भी हो सकते हैं, कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरह से, मुख्तलिफ़ अंदाज से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िक जिस लेंस से बात कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि हम उसी मौजू के ऊपर ही रहें, उसी बात पर ही रहें, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कॉल की। कॉल बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी और वो एक 1-to-1 डिबेट की सूरत इख्तियार कर रही थी। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, मुलाकात भी होगी, और आपकी बात, आपकी जो कॉल्स होती हैं बड़ी वैल्यूड होती हैं हमारे प्रोग्राम्स में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। एक गाने की तरफ बढ़ना चाह रहा था मैं, इसको सुनते हैं, वापस आके फिर हम मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से बढ़ाएंगे, आपके मज़ीद कॉल्स और मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।
वेल जी, 1:34 हो चुके हैं। 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जो हमें कंट्रोल करते हैं, हमें गिरफ्त में किए रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहें तो हम हंसें, वो कहें तो हम रोएं, वो कहें तो हम डिमांड करें, वो कहें तो हम चुप रहें, वो कहें तो उनके जिंदान में हम अपनी जंजीर को हिलाएं, वो कहें तो हमें जंजीर तक को हिलाने की इजाज़त नहीं है। और कभी कभी इन लोगों ने हमें जो कैद किया होता है वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं किया होता, बल्कि इन लोगों ने हमें कैद किया होता है इमोशनल ब्लैकमेल करके। हमें ऐसे ऐसे वास्ते दिए होते हैं, हमें इस तरह की हम पे कस्में डाली होती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर देखना। हम कभी कभी अपनी ज़िंदगियों में कुछ लोगों को वो मुकाम दे देते हैं, वो जगह दे देते हैं, वो अहमियत दे देते हैं जो शायद वो डिज़र्व नहीं करते। और अगर वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को तो वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। छोटी छोटी, इंतहाई छोटी छोटी किस्म की रोक टोक होती है। आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा होता, उसका ताल्लुक बाज़-औक़ात सही और गलत से नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उनकी पसंद और नापसंद से होता है, उनकी ज़ाती अना की तस्कीन से होता है। और हम कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों में, ऐसे ताल्लुकात में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उनका मान रखना होता है। हमें कभी कभी कुछ रिश्तों को निभाने के लिए, कुछ रिश्तों को साथ लेके चलने के लिए अपना आप वारना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। हमें उनकी हाकमियत को, उनकी झूठी हाकमियत को तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम अपना घर बर्बाद कर बैठें, शायद हम अपना रिश्ता बर्बाद कर बैठें, शायद हम सारे ज़माने में, मुआशरे में रुसवा हो जाएं। शायद उसकी वजह से इतना क्योस मचे, उसकी वजह से इतना इंतशार फैले कि हम उस इंतशार को शायद ये समझते हों कि हम उस बाद में फैलने वाले इंतशार को काबू ना कर सकें, तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को त्याग देते हैं, उन लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी हो। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे मुआशरे में मर्द भी पिसता है, बहुत पिसता है। इस हवाले से ऐसा नहीं है कि मर्द पिसा हुआ नहीं है, मर्द ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर अमूमी रवैया देखा जाए, अमूमी मिजाज देखा जाए, या अगर हम इस स्पेक्ट्रम में थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा रेशो निकालें, तो शायद ख़वातीन की रेशो ज़्यादा निकलती है बीवियों की सूरत में, बेटियों की सूरत में, बहनों की सूरत में, माओं की सूरत में, या सिर्फ और सिर्फ खातून होने की सूरत में उन्हें बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि मुआशरा जो है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा। यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं हो रही, जो गलत है वो तो गलत ही है, लेकिन बाज़ औक़ात जो चीज़ ठीक भी होती है ना, उसको भी करने नहीं दिया जा रहा होता। जो हक होता है आपको, आपका वो हक भी आपको नहीं दिया जा रहा होता, क्योंकि आपके ऊपर जो अथॉरिटी होती है, जो आपको कंट्रोल कर रही होती है, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो किसी रिश्ते की सूरत में हो, चाहे वो किसी रस्म की सूरत में हो, किसी रवाज की सूरत में हो, सकाफ़त की सूरत में हो, कल्चर की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है उसका वास्ता दे के। मेरी एक बड़ी अच्छी लिसनर हैं, रेडियो की बड़ी अच्छी लिसनर हैं,
वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। उनकी ज़हनी हालत देखते हुए मुझे उन पर रहम आता है। जानते हुए कि मेरी ज़ात पर मेरा हक पहले है, ये हक उनको दे देती हूँ। ना उन्हें मेरा किसी प्रोग्राम में कमेंट करना पसंद है, ना किसी से बात करना। इसीलिए शायद लोग एक से ज़्यादा आईडीज़ रखते हैं, लेकिन चूँकि मैं ऐसा नहीं कर सकती तो उनकी खुशी के लिए खामोश हूँ, और ये खामोशी मेरे लिए अज़ियत का सबब है। ये कैसी मोहब्बत है? मेरी ज़िंदगी पहले ही खामोश थी, अब मुकम्मल चुप लग गई है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी ज़ात की कुर्बानी से उनको तस्कीन मिल जाए। होता है ना, हम जिंदगी में दिन भर काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ उठाते हैं। हम अपने सारे काम आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारी एक ज़ाती, एक इनफिरादी हैसियत भी आती है। हमें एक शख्सी आज़ादी भी चाहिए होती है। सही और गलत के प्रोटोकॉल्स में रहते हुए हमें एक आज़ादी चाहिए होती है। वो आज़ादी जो वाकई सही आज़ादी है, जो हक की सूरत में होती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ अपने लिए वक्त निकाल सकें, लेकिन नहीं निकालने दिया जाता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन पे इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं जो कि किसी भी तरह से शायद जस्टिफाइड नहीं होती। वो मर्दों पर भी लगाई जाती हैं, लड़कों पर भी लगाई जाती हैं, लड़कियों पर भी लगाई जाती हैं, और सिर्फ इस वजह से वो लोग मान रहे होते हैं कि अगर हमने बगावत की तो एक शदीद किस्म का इंतशार फैलेगा हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में, हमारी रहने वाली जगह में, हमारे ताल्लुकात में, हमारे रिश्तों में, तो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। क्या रेडियो सुनना, क्या टीवी देखना, क्या सोशल मीडिया पे सर्फिंग करना, ये कोई गुनाह है, ये कोई जुर्म है? अगर हम हुदूद में रहें, हम एक दायरा कार में रहें, तो यकीनन इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बाज़-औक़ात नहीं करने दिया जाता। आपको शदीद ताबे किया जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने दिया जाता। मैं कई ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो बच्चों को नहीं समझते, उनकी नेचर को, उनकी फितरत को नहीं समझते, उनके शौक़ को, उनकी पसंदीदगी को, उनके रुझान को नहीं समझते। एक लड़का है, एक शख्स है, वो अपनी मर्ज़ी से बाज़-औक़ात अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ कर सकता। मैट्रिक में उसको ज़बरदस्ती साइंस रखवाई जाती है, उसको ज़बरदस्ती बायो, फिज़िक्स, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जबकि वो कुछ और चाहता है। इसी के वाइस वर्सा आप ये भी कह सकते हैं कि एक शख्स मेडिकल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि वालिद साहब ये चाहते हैं। एक शख्स है, उसको ज़बरदस्ती सीए में एडमिशन दिलवा दिया जाता है या एसीसीए करवा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े भाई ने किया था या मामू के बेटे ने किया था या चचा ये करके बड़े कामयाब हुए थे, तो तुम भी यही करो। बहुत सारे लोगों को खेलने की इजाज़त नहीं होती। वो पढ़ाई में ठीक होते हैं, वो घर के मामलात में ठीक होते हैं, लेकिन स्पेयर टाइम में वो चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलें, उनको क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं होती। बाज़-औक़ात इवन के गली मोहल्ले में खेलने की इजाज़त नहीं होती। ये तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, वो जो वाकई कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। पिछले दिनों मैं एक साहब से मिला, एक दोस्त ही हैं,
उनसे मुलाकात हुई और वो एक बड़ी वेल सेटल्ड जॉब कर रहे हैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में, और उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, वो मेरे ख्याल से 30 क्रॉस कर चुके हैं अपना, लेकिन उनकी सारी जो एकेडमिक कैरियर है वो निहायत शानदार रहा है। और उसके बाद उन्होंने जॉब में भी तरक्की करते हुए एक मल्टी नेशनल कंपनी में बड़ी एक अच्छी पोस्ट पे वो मौजूद हैं। और इस वक्त अगर उनकी अर्निंग मैं सोचूं या अंदाज़ा लगाऊं तो वो लाखों रुपए की अर्निंग इस वक्त अर्न कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा उनका सैलरी पैकेज है। उसके अलावा उनको साथ साथ कंपनी की तरफ से मराहत भी दी गई हैं, और उसके अलावा उनका जो सोशल सर्कल है, जो उनकी पीआर है, वो भी बहुत अच्छी है। असर रसूख रखने वाले अपनी कम्युनिटी में वो शख्स हैं। वो जब बात करते हैं तो उनकी बात वज़न रखती है, वो बड़ी दलील से बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं वो। एक दुनिया उनको फॉलो करती है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में रहते हुए। उनसे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, मैंने उनसे पूछा कि यार आप शादी क्यों नहीं करते, आपकी एज इतनी हो गई है तो अब तक तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो फरमाया कि यार मैं जहाँ पे शादी करना चाहता हूँ मेरे वालिद साहब नहीं मानते। वो कहते हैं कि जहाँ पे तुम शादी करोगे वो मेरी मर्जी से ही करोगे, अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कहते जब भी ये इस किस्म की कोई बात होती है तो हमारे घर में ना एक फड्डा हो जाता है, और फिर वालिद साहब जो हैं वो मुझे शदीद किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, और ये मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे शख्स की बात नहीं कर रहा जो कि सही और गलत की तमीज़ ना जानता हो, जिसको मोहब्बत में बिल्कुल ये समझ ना आ रही हो, या वो शादी के चक्कर में किसी लड़की के चक्कर में वो बिल्कुल ये सोचने समझने से कासिर हो कि उसके लिए क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, और वो किसी एक ऐसी जगह पे शादी करने का ख्वाहिशमंद है कि जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनके वालिद साहब की एक अना आड़े आ जाती है कि नहीं, मेरा बच्चा जहाँ पे मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा। और वो गालिबन अपनी ही किसी बहन या अपने भाई के साथ, अपने भाई के किसी बेटी वगैरह के साथ जो है वो रिश्ता करवाना चाहते हैं, मतलब ख़ानदान में ही अपने किसी बहन भाई के बेटे बेटी से जो है ना वो करवाना चाह रहे हैं, जबकि ये चाहते हैं कि मैं ख़ानदान से बाहर किसी और से, ये किसी और में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं करने दिया जा रहा। और इस कदर शदीद इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हें मेरी लाश पर से गुज़रना होगा, और अगर तुमने अपनी मर्ज़ी की, या अगर तुमने बाहर शादी कर ली तो फिर तुम, हमारे दरवाज़े जो हैं इस घर के तुम्हारे लिए मुकम्मल बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और इस किस्म की बहुत सारी बातें। कहता कि मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैंने अब शादी करनी ही नहीं। खैर वो जिसको पसंद करता था उसकी शायद कहीं और शादी होगी, या वो भी इतना इंतज़ार नहीं कर सकी, या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या मामला हुआ, लेकिन जहाँ पे वो चाहता था वहाँ पे भी नहीं हो सकी। और वालिद साहब अभी तक अड़े हुए हैं कि नहीं, करूँगा तो मैं अपने ख़ानदान में ही करूँगा, तो ऐसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा। तो कहता कि फिर मैं भी अपने वालिद साहब का ही बेटा हूँ, ये खून ये गर्मी मुझ में फिर उन्हीं से ही आई है, तो अगर वो ज़िद के पक्के हैं तो फिर मैं भी ज़िद का पक्का हूँ, मैं भी शादी नहीं करता। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि ज़िंदगी का कितना बड़ा और कितना अहम फ़ैसला है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस लाइफ पार्टनर के साथ गुजारनी है। अगर आप समझते हैं कि मैं इसके साथ गुजारना चाहता हूँ तो आपको ये फ़ैसला भी नहीं करने दिया जाता। होता है ना, कभी कभी इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। आपने कहाँ पे नौकरी करनी है, आपने कहाँ पे रिश्तेदारियाँ करनी हैं, आपने कहाँ पे कारोबार करना है, आपने क्या कारोबार करना है, आपने कैसे करना है, बाज़ औक़ात कंट्रोल किया जा रहा होता है। कभी आपके अपने कंट्रोल कर रहे होते हैं, कभी कोई इदारा कंट्रोल कर रहा होता है, कभी रिश्तेदार कंट्रोल कर रहे होते हैं, कभी रस्म व रिवाज कंट्रोल कर रहे होते हैं, कभी मुआशरा, और कभी लोग क्या कहेंगे।
ये बात कंट्रोल कर रही होती है। और कभी-कभी हम खुद किसी ना किसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि हम ही मज़लूम होते हैं। कभी-कभी उस जालिम की जगह पे हम खुद भी होते हैं। हमने कुछ लोगों को बाउंड किया होता है। हमने शराइत रखी होती हैं। हम कहते हैं कि मेरी मर्जी से ये होगा तो होगा, नहीं तो फिर हम तमाम रिश्ते छोड़ने को तैयार होते हैं। हम अपना घर तबाह करने को तैयार होते हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरी चले। और हम लोगों को उनका जो जायज़ हक है, उनके जो जायज़ जीने के हुकूक हैं, जो उनकी शख्सी आज़ादी है, उनकी इनफिरादी हैसियत है, उनको सलब करके बैठे होते हैं। जी हाँ मैं, मेरे जैसे लोग। बाहर से तो कोई एलियंस नहीं आते ना, खलाई मखलूकें नहीं आती, हम ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं काबिज हुए होते हैं दूसरे लोगों पे। गौर कीजिएगा आज अगर आप सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा कि आपने किस किस को दबाया हुआ है। कौन कौन आपकी वजह से मजबूर है, कौन कौन आपकी वजह से दबा हुआ है, कौन कौन आपकी वजह से खुल के जी नहीं पा रहा, कौन कौन आपकी वजह से खुल के हंस नहीं पा रहा। सोचने का मुकाम है ये। तकरीबन 10 मिनट रह चुके हैं आपके और हमारे साथ में। कुछ मज़ीद मैसेजेस मैं चाह रहा था कि आपके शामिल कर लूं। जाते जाते देखते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन मौजूद है। नोमी अवान कहते हैं कि मैंने कमेंट किया है लेकिन मेरे पास शो नहीं हो रहा, बाकी सब के हो रहे हैं, क्या करूं? आई डोंट नो आपके कौन से मैसेजेस शो नहीं हो रहे, लेकिन आप अगर ऑल कमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो शायद आपको वो मिल जाए, आपके अपने कमेंट्स भी आ जाएं। मुआज़ अहमद है, कहते ज़िया भाई, मुआज़ मेरे बेटे का नाम है और उसका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके लिए दुआ करें प्लीज़। अनीसा रहमान फ्रॉम मुगलपुरा लाहौर। ओके जी अनीसा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ 4471 पे सलमा DHA लाहौर से कहती हैं वेलकम ज़ियानजुम, लिसनिंग योर सुपर्ब शो, कीप इट अप। थैंक यू सो मच मैडम, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ये कौन है? ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाइस शो हमेशा की तरह। सर आपने एक बार सक्सेस पे बात की थी, सर आप दोबारा इस टॉपिक पर बात कीजिएगा। बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि हम सक्सेस के ऊपर, कामयाबी के ऊपर ज़रूर बात करें और दोबारा यकीनन बात करेंगे। और मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए। अरहम बट हमारे साथ मौजूद हैं और अरहम कहते हैं कि ज़िया भाई एक्सीलेंट शो, लविंग इट। थैंक यू सो मच बट साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने एक छोटी सी मुझे वीडियो स्ट्रीक भी भेजी है। मेरे ही प्रोग्राम को आप चलती गाड़ी में सुन रहे हैं, कैसे कर लेते हैं यार आप। ओके जी, मैं चाह रहा था कि एक कॉल और ले लूं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सरदार अनस बात कर रहे हैं मानसरस। कौन बात कर रहे हैं? सरदार अनस बात कर रहा हूँ मानसरस। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक घंटे से आपकी कॉल मिलाते हैं, 20 से 25 चले मिल गई, आपकी कॉल मिल गई, बताएं क्या कहना चाहेंगे? वक्त बहुत थोड़ा है हमारे पास। बताना क्या चाहेंगे इसके पास? ये जो बात की है इससे हम ये कहेंगे, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो दूसरे को मकसद रोक के रखते हैं, तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखो आप, मुझे मेरी हमजा भाई से नहीं लगती और मैं दूसरों को तो नहीं कहूँगा आप क्या भाई के पास नहीं जाए, वो तो जाए, उनसे तो लगती है, मेरे से उनकी नहीं बनती।
यही बात है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जी, अल्लाह उनको चाहते और सीधे रास्ते पे लेकर आए। आमीन आमीन। चले, बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आपको ये सुनाएंगे हमारा एक शेर है, सुनना। जी सुनाइए, फटाफट से सुना दे बस। रोज मशीन में रहता हूँ, शाम की आग में शाम गुजर जाती है। एक दिन शाम मशीन में होगी, हम गुजर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मालाकंड से हमें हमारे भाई सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया। 5 मिनट रह चुके हैं, मैं मज़ीद कोई कॉल्स नहीं ले सकूँगा। बात हम कर रहे थे आज इख्तियार पे और उन लोगों पे जो बाज़ औक़ात आपको कंट्रोल करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, कभी कभी तो हम वाकई कुछ ऐसे हालात में फंसे होते हैं कि हमें वहाँ से निकलने का कोई सलूशन, कोई हल दिखाई नहीं दे रहा होता, सुझाई नहीं दे रहा होता, या अगर कोई प्रोसेस होता है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है आज़ादी हासिल करने का, फ्रीडम हासिल करने का। कभी कभी ये सिलसिला ज़हन को चेंज करने के लिए, आपकी सोच को तब्दील करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ों को अगर आपने सोच को बदलना हो, किसी फ़र्द की, किसी घराने की, किसी मुआशरे की, किसी कम्युनिटी की अगर आपने सोच बदलनी हो तो सोच एकदम से नहीं बदली जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कोई एक लेक्चर सुनवाएंगे, कोई ये रेडियो का प्रोग्राम सुनवाएंगे ज़िया अंजुम का, तो वो ये बात सुनेगा, उसको फटाफट समझ आ जाएगी और वो फटाफट से बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। सोच बदलने के लिए सबसे पहले हमें ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन अगर इसको भी अगर किसी ने बाउंड करके रखा हुआ है तो वो बाउंड करने का जो प्रोसेस है ना, वो भी बहुत लंबा है। ये शायद सदियों से होता आ रहा है, लोगों ने दबाया हुआ है, लोगों के हुकूक को खाया हुआ है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये एकदम से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सोच को बदला जा सकता है। और सोच को बदलने का प्रोसेस बाज़-औक़ात बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, अक्सर नस्लें लग जाती हैं। कभी कभी ये मुमकिन हमारी ज़िंदगियों में नहीं होता, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम अलम उठाएं, हम बेड़ा उठाएं, तो हम उस सोच को डेवलप कर सकते हैं आगे अपनी औलादों तक, अपने बच्चों तक, मुआशरे तक, जहाँ जहाँ तक, जिस तक हम जैसे जैसे अपने पैगाम को पहुँचा सकें। कुछ चीज़ों की तब्दीली बड़ी ग्रेजुअली होती हैं, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, फिर जाके वो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। या तो हम मुकम्मल तौर पर बागी हो जाएं और अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के हम एकदम से बगावत का ऐलान कर दें, ये हर चीज़ का हल नहीं होता। कभी कभी हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कभी कभी फटाफट काम हो जाते हैं, अक्सर लोग समझ जाते हैं। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस बरादरी सिस्टम में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, अपनी बहुत सारी जायज़ हाजात को मनवाने के लिए हमें सोच को बदलना पड़ेगा। और वो सोच हमारी रूट्स में बाज़-औक़ात इस कदर शदीद तरीके से पेनिट्रेट किए हुए हैं कि उनको वहाँ से उखाड़ने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। पहले ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको सही और गलत के मनहज पे लेके आना पड़ेगा, अपनी ज़ाती पसंदीदगी और अपनी अना से हट के। फिर ही शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो सकें, ठीक हो सकें। आज के इस प्रोग्राम में आपका और हमारा साथ यहीं तक था। बातें अभी मुकम्मल नहीं हुई, मौजू मुकम्मल नहीं हुआ। इन बातों को, इन जुमलों को, इस मौजू को यहीं पे अधूरा छोड़े हुए जा रहा हूँ।
अगर मौका मिला तो दोबारा इस मौजू पे किसी और प्रोग्राम में दोबारा से बात होगी। आप मुझे सुन सकते हैं हर मंगल और हर जुमे की शब रात 12 से 2 FM 101 नेटवर्क लाहौर से। अगले जुमे तक मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग दूसरों की दुआओं में आबाद रहते हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन की दुआओं में आबाद रहते हैं, उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे को मुलाकात होगी रात 12 से 2। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।